Students, myself Shipra Tyagi from Suraj School Rewadi, PCT Biology. Students, today I am going to discuss the fourth chapter of class 10th, that is heredity and evolution. तो हमने इस चैप्टर में पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. मैंने जो पहले वीडियोस आपको सेंड करी थी उसमें हमने काफ़ी इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है. अबाउट हेरिडिटी तो हमारा कंप्लीट ही हो गया है एंड इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं. तो बेटा इवोल्यूशन भी क्या होता है कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनते चले गए, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो वही सब कुछ इवोल्यूशन में हमें पढ़ना होता है. मतलब पहले कैसा था, ह्यूमन बॉडी में क्या स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता था, अब कैसे वर्क करता है. तो उसी के रिलेटेड आपने लास्ट वीडियो में थ्योरीज पढ़ी थी कि सेपरेट थ्योरी होती है, अलग अलग साइंटिस्ट मैनी थ्योरी प्रोवाइड कराते हैं. तो उन्हीं थ्योरी से रिलेटेड ही आज एक एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, डेट इज़ मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या प्रूव करा था, मिलर और यूरे जो थे इन्होंने एक चीज़ प्रूव करी थी. क्या चीज़ प्रूव करी इन्होंने प्रूव करा कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो इनऑर्गेनिक से ही मिलके बने होते हैं. मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे पहले आए, उन्होंने कंबाइंड होकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए. तो इन्होंने इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट से बताया था. उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो सेटअप करा उसमें उन्होंने गैस यूज़ करी, कौन कौन सी, मीथेन यूज़ करी, अमोनिया यूज़ करी, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर. इनकी रेशियो क्या थी, जो मीथेन थी वो इन्होंने 2 रेशियो में लिया, अमोनिया इन्होंने 1 रेशियो में ली, हाइड्रोजन 1 रेशियो में लिया. 1 रेशियो लाइक आप ऐसे लगा लीजिए, ये 200 है तो ये 100, ये 100 इस तरीके से है. ओके, तो इन्होंने ये गैसेज यूज्ड की एंड वाटर वेपर. इन्होंने टेम्परेचर कितना लगाया, 800 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इन्होंने ये दिखाया था कि हम प्रीवियस अर्थ पे, पहले अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, तो इन्होंने प्रीवियस अर्थ जैसी कंडीशन सारी रखी. एनर्जी इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया 75,000 वोल्ट, जो इलेक्ट्रिक थंडरिंग होती थी पहले प्रीवियस टाइम में अर्थ के ऊपर, तो उस टाइप से इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया. ठीक है, तो इस चीज़ को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाया, और इस चीज़ को लेके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाया, इन्होंने एक पूरा सेटअप डिज़ाइन करा, इन्होंने पूरा सेटअप रखा, और इन्होंने ये देखा कि थोड़े टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 18 दिनों के बाद, 18 दिनों के बाद इन्हें 3 अमाइनो एसिड मिले. अब देखिए, अमाइनो एसिड तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और प्रोटीन तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. अब ये कहते हैं ये तो प्रोटीन बन गया, अमाइनो एसिड बन रहे हैं तो अमाइनो एसिड तो प्रोटीन बना लेंगे. फिर ये कहते हैं कि हमने तो इनऑर्गेनिक मटेरियल लिए थे, तो प्रूफ हुआ कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना. तो कौन कौन से अमाइनो एसिड इन्हें मिले थे, एलेनाइन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड. तो इस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें प्रूफ करी थी. और ये जो इसने पूरा डिज़ाइन सेटअप किया था, जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया है पूरा स्ट्रक्चर उसका, तो उसको आप एक बार बना लेना. वैसे अगर इन डिटेल देखा जाए तो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैंने इन वाले नोट्स में उस वाले सेटअप को एक्सप्लेन नहीं किया है. ओके, तो मिलर एंड यूरे का मेन आप ये याद रखो, गैसेस कौन सी यूज़ की, टेम्परेचर कितना, एनर्जी कितनी, 18 दिन के बाद कौन कौन से अमाइनो एसिड. ओके, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो क्या था कि लाइफ जो होती है, उन्होंने बोला कि जो लाइफ होती है वो लाइफ ओरिजिनली अराइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक. ये चीज़ इन्होंने बोली कि लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक से ही आई है. ओके, नेक्स्ट इनका क्या था कि लार्ज कोलॉइडल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ये कहता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे बनते हैं, इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, और जब ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो लार्ज कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और इन्हीं लार्ज कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स को ही हम कोसरवेट्स कहते हैं. ओके, तो इस टाइप की ये कुछ थ्योरीज़ हैं, ये कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके प्रूव करी थी. नेक्स्ट जो इवोल्यूशन के मेन साइंटिस्ट हैं, डेट इज़ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट थे काफ़ी बड़े, जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया. तो ये क्या थे, चार्ल्स डार्विन 22 साल की एज में अपने शिप पे, उनका शिप के नाम था HMS बीगल, उस पर वो वर्ल्ड टूर पे निकले थे. उन्होंने सारे वर्ल्ड का टूर किया, और फिर उन्होंने घर आके उन्होंने वापस इस टूर से लौट के उन्होंने एक बुक लिखी.
उनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या मेन पॉइंट पे फोकस किया, वही मेन पॉइंट डार्विन थ्योरी कहलाती है। तो इन्होंने क्या क्या फोकस किया, इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन, ये कहते हैं कि जो भी चीज़ नेचर चाहता है वही चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, कहते हैं तो सिलेक्शन नेचर करता है। दूसरे इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कहते हैं कि हमें फिट होने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे हमें फिट रहना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने बोला वेरिएशंस, ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो उसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कहते हैं कि इस अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को एग्जिस्ट रखने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि अर्थ के ऊपर हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है। सब स्पीसीज़, जितनी भी हम स्पीसीज़ देखते हैं हर एक इंडिविजुअल की, वो बहुत ही फास्ट रेट से डिवाइड करती जा रही है। तो ये इन्होंने डार्विन ने मेन पॉइंट्स बोले थे। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ नोन एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाला टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है, इस चीज़ के कुछ एविडेंस होने चाहिए। तो हमें बहुत सारे एविडेंस इसके बारे में मिले थे, जैसे कि फर्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेट इज़ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ये जो एविडेंस थे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, ये जो एविडेंस थे एनाटॉमिकल फंक्शनल के बेस पे। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस्ड पे जो एविडेंस मिले वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस कहलाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस दो टाइप के हो सकते हैं, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोलोगस एंड एनालोगस का। होमो का मतलब है सेम, लोगस का मतलब है स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर, वो वाला हमारी बॉडी का वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर एक स्पीसीज के अंदर डिफरेंट फंक्शन बट हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, दोज आर नोन एज होमोलोगस। फॉर एग्जाम्पल फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, हमारे वर्टिब्रेट्स के जो फोरलिम्स होते हैं क्या करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन काम हम सबका अलग अलग होता है। तो फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के काम सबके अलग अलग हैं। थॉर्न ऑफ बॉगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा, ये वाला एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आता है। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट बहुत बार एग्जाम में आता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इट इज़ होमोलोगस और एनालोगस। रटना नहीं है, ऐसे याद रखो कि होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब स्ट्रक्चर। तो जिन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है वो होमोलोगस होते हैं। दूसरा होते हैं एनालोगस, एना मतलब डिफरेंट, लोगस मतलब स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है और परफॉर्म सेम फंक्शन, डेट इज़ नोन एज एनालोगस। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस और एनालोगस का डिफरेंस। होमोलोगस जो होते हैं वो जनरली लुक डिफरेंट एक्सटर्नली, बाहर से अलग अलग दिखते हैं। लाइक हम आए हैं वर्टिब्रेट्स हैं, हमारा हैंड ले लो, मंकी का हैंड ले लो, डिफरेंट दिखता है लेकिन जो इंटरनली स्ट्रक्चर देखा जाए वो सेम होता है। फंक्शन भी डिफरेंट करता है लेकिन स्ट्रक्चर इंटरनली सेम होता है। तो एनालोगस जो होते हैं वो बाहर से सिमिलर दिखते हैं। होमोलोगस जो होते हैं वो जर्नली परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट करते हैं, एनालोगस सेम करते हैं। होमोलोगस सिमिलर इन बेसिक प्लान एंड ओरिजिन इनका सेम होता है, एनालोगस का डिफरेंट होता है। होमोलोगस जो होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्ज होता है कि कोई भी चीज़ है ना एक पॉइंट से निकली है लेकिन फिर वो अलग अलग सेपरेट हो रही है। तो ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, तो वो डाइवर्जेंट हो गया। और इनका क्या है, एनालोगस कह रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ज होता है एक जगह आके मिल जाना। तो इनके कहता है कि ओरिजिन तो अलग अलग है लेकिन फंक्शंस जो होते हैं वो सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक टाइप से कन्वर्जेंस शो कर रहा है ये। ओके तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में कितने एविडेंस आते हैं, होमोलोगस, एनालोगस, दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब है जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो हैं लेकिन यूजलेस हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो डेट इज़ नोन एज वेस्टिजियल। फॉर एग्जाम्पल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, विजडम टीथ प्रेजेंट इन द मैन। तो ये सब ऑर्गन्स हमारे लिए कैसे होते हैं, वेस्ट ऑर्गन है, मतलब कि वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ये प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बेटा एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है, ये भी मॉर्फोलॉजिकल ही एविडेंस है, किसी भी करेक्टर का सडनली अपीयर हो जाना, रीअपियरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल करेक्टर। सपोज किसी, जैसे कि पहले जो
ऑर्गेनिज्म थे, जो ह्यूमंस थे, उनके टेल होती थी, तो अब वो टेल नहीं होती है। लेकिन अगर सडनली किसी बच्चे के टेल अपीयर हो जाए तो डेट इज़ एटाविज्म, मतलब रीअपियरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल करेक्टर। जो करेक्टर अब नहीं है वो सर्टेनली अपीयर हो जाए तो उस चीज़ को एटाविज्म कहेंगे। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा? एविडेंस में हमने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़े, उसमें फर्स्ट होमोलोगस एनालोगस, देन वेस्टिजियल, देन एटाविज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एंड अबाउट पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। तो आज वाली वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट था? होमोलोगस एंड एनालोगस का डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डार्विन थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।